Hello everyone. So today I am here with chapter number 2, class 9, and the name of the chapter is The Sound of Music, and it is written by Deborah Cowley. So it's a very beautiful story. Actually, this chapter contains two different stories. So without wasting much time, let's get into it. ओके सो देयर इज़ बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बताया गया है तो जल्दी से उसको पढ़ लेते हैं. God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. अब किसकी बात हो रही है? Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This is the part number 1. और इसमें जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो एवलिन ग्लेनी की है और वो साउंड्स को सुन सकती हैं पर बिना सुनने की क्षमता के, मतलब वो डेफ हैं, वो बहरी हैं, लेकिन फिर भी वो साउंड्स को सुन सकती हैं. अब हम देखेंगे कैसे. सो गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने चाहे उसकी सुनने की पावर जो है, सुनने की क्षमता तो ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन भगवान ने उसको कुछ ऐसा दिया है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ असाधारण. वॉट वी हेयर शी फील्स वट वी हियर, हम जो सुनते हैं ना, जो हम अपने कानों से सुनते हैं, वो उसको महसूस करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सबसे कहीं ज़्यादा गहराई से. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही ये रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतना अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. अब हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने अपनी एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, मतलब जो उनकी शारीरिक संरचना में कोई भी कमी थी, उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ा और अपनी लाइफ जो है वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशनल कहानी की तरह और एक मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाई. सो जल्दी से देखते हैं, आपको तभी क्लियर होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था. ओके. रश आवर क्राउड्स योरसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अब एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन है, तो ऑब्वियसली ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भागम भाग होती है. रश आवर, बहुत क्राउड रहता है, भीड़ भड़का रहता है और लोग भागे हैं, एक कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है. ठीक है. जोसल मीन पुश रफली, और चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की हो रही है. सो ये एक प्लेटफॉर्म का सीन है जहाँ पे बताया हुआ है कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए सभी को अपना अपना, मतलब किसी को चढ़ना है तो अपनी अपनी पोजीशन लेनी है. ठीक है. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक पतली सी लड़की, उसकी एज 17 ईयर्स है लेकिन वो उससे ज़्यादा यंग दिखती है. जितनी उसकी एज है वैसे उतनी वो दिखती नहीं है. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो नर्वस भी थी बट एक्साइटेड भी थी, क्योंकि देखो जब भी ट्रेन, अगर आपने रेलवे स्टेशन पे अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, जब भी कोई ट्रेन आने वाली होती है ना, तो जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उस पर पहले वो वाइब्रेशंस आती हैं ना, हम फील कर सकते हैं. तो वो नर्वस भी थी लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत एक्साइटेड भी थी, और वो उन ट्रेन आने वाली है इस चीज़ को वो फील कर सकती थी, वाइब्रेशन को, लेकिन वो ट्रेन की जो आवाज़ थी, जो गड़गड़ की आवाज़ है, उसको सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो फील कर सकती थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. अब क्या है, इट वॉज़ हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था. कहाँ था? प्रेस्टिजियस होता, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत फेमस और बहुत जानी मानी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. लंदन की कोई अकेडमी है, रॉयल अकेडमी म्यूज़िक की है, वहाँ पे उसका पहला दिन था और वो डरी हुई थी. डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, डरी हुई थी, क्योंकि किसी भी वो टीनेजर थी, है ना, और वो एक्चुअली स्कॉटिश फार्म, मतलब वो उसकी बैकग्राउंड स्कॉटिश थी, लेकिन वो लंदन के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी जो म्यूज़िक से रिलेटेड थी वहाँ जाने वाली थी, तो वो बहुत डरी हुई थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. ही वॉज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन कहते हैं कि ये वाला जो नर्वसनेस थी ना, उससे भी बिगर चैलेंज उसने फेस किया था अपनी लाइफ में. वो क्या था कि वो डेफ थी, वो बहरी थी, वो सुन नहीं पाती थी. ठीक है. कंप्लीटली शी वॉज कंप्लीटली डेफ. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ही मतलब सुन नहीं पाती थी, ऐसा नहीं था. ये ग्रेजुअल था, मतलब कि
जन्म के समय से ही ऐसा नहीं था, कुछ हुआ था तो वो बहरी हो गई थी। क्या था वो? हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old इवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उनकी मम्मा को याद है कि उनको लगता था जब वो 8 साल की थी और वो उनको पियानो बजाने के लिए वो अपनी टर्न का वेट कर रही थी, तो उसकी मम्मा को तब वो फील हुआ था कि उसके साथ ना, इवलिन के साथ कुछ गलत है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। तो उसकी टर्न आई थी, उसका नाम लिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं हिली, मतलब उसको सुनाई नहीं दिया, तो वो उसने शी डिड नॉट रिएक्ट। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। तो उनकी मम्मा को लगा कि मतलब वो नहीं सुन पा रही थी उस चीज़ को। सैज इज़ाबेल ग्लेनी, उनकी मम्मा जो इज़ाबेल ग्लेनी थी, उन्होंने बोला कि उनको लगा कि वो सुन नहीं पा रही थी उस चीज़ को ना। फॉर क्वाइट अ वाइल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। थोड़े समय के लिए तो इवलिन ने मैनेज किया अपनी, उसकी जो डेफनेस बढ़ती जा रही थी उसको वो अपने फ्रेंड्स या टीचर से छुपा के रखे। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जैसे जैसे वो 11 ईयर्स की हुई, उसकी ये जो डेफनेस थी, ये जो प्रॉब्लम थी, वो किसी से छुपाए जाने के बावजूद भी छुप नहीं सकी। और जो उनके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। फिर ये डिस्कवर्ड हुआ कि उनकी सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, ख़त्म हो चुकी थी। इम्पेयर होता है कि उनके जो नर्व सिस्टम था, वो सुनने का जो नर्व सिस्टम था वो वीक हो रहा था, वो कम्प्लीटली डैमेज हो रहा था। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। अब उनको क्या एडवाइस दिया गया कि नॉर्मल स्कूल की बजाय उसको पहले तो हियरिंग एड्स प्रोवाइड करवाए जाए जिससे कि वो सुन पाए, और उसको कोई ऐसा स्कूल जो स्पेसिफिकली डेफ के लिए, डेफ पीपल के लिए होता है, वहाँ पे उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन। अब ये अपोस्ट्रोफी में ये कोटेशन है, तो इवलिन ने क्या बोला कि एकदम से सब क्या हो गया था? काला। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने वो डिटर्मिन थी अपने लिए, उसने डिटर्मिनेशन था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और उसका जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था ना, उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। ठीक है। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक बार उसने नोटिस किया कि एक जो गर्ल थी वो जाइलोफोन बजा रही थी, प्ले कर रही थी, तो उसने बोला, उसने इच्छा जताई उसको बजाने की। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ज़्यादातर टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, बट जो परक्यूशनिस्ट होते हैं, जो तबला वगैरह, जैसे ना तबला, ड्रम, ये सब चीज़ें बजाते हैं, ठीक है, तो एक रॉन फोर्ब्स थे जो कि ये सब चीज़ें बजाते थे। उन्होंने उनके जो इवलिन थी उसके पोटेंशियल को समझा जाना और उन्होंने उसको डिस्करेज नहीं किया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 large ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने क्या कहा? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करना, किसी और तरीके से इसको फील करना, सेंस करना। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Evelyn क्या कहती है कि मेरे को सडनली रियलाइज़ हुआ कि जो हायर ड्रम था वो उसको फील कर सकती थी वेस्ट, अपने कमर के ऊपर वाले पार्ट से, और जो लोअर वाला ड्रम था उसको वो फील कर सकती थी अपने कमर के नीचे वाले पार्ट से। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. जो फोर्ब्स थे उन्होंने कंटिन्यू रखा, जो भी वो बजा रहे थे, प्ले कर रहे थे, और इवलिन ने क्या नोटिस किया कि वो ये जो म्यूज़िक है, जो साउंड है, वो उनको सेंस कर सकती थी। डिफरेंट कुछ नोट्स को वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के थ्रू वो सेंस कर सकती थी, फील कर सकती थी। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने सीखा अपने दिमाग और अपने बॉडी से साउंड्स, आवाज़ों को और वाइब्रेशंस को फील करना, सेंस करना।
और उसने अपने कहती कि मैंने अपने जो दिमाग और बॉडी को उसको ओपन किया कि वो उन जब सब साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील कर सके। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी चीज़ें कहती मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो था और मेरी मेहनत थी, उससे वो सब चीज़ें मैंने सीख ली। शी नेवर लुकड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, उनके साथ वो एक टूर पर गई और उस टाइम वो कितने साल की थी, वो 16 ईयर्स की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक, उसने तब डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक ही उसकी लाइफ है, उसका बस एक ही मोटिव है म्यूज़िक में कुछ करना। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने रॉयल अकेडमी और जो म्यूज़िक की रॉयल अकेडमी थी उसमें उसने ऑडिशन दिया और उसने कौन सी पोजीशन स्कोर की, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। पूरी अकेडमी की पूरी हिस्ट्री में उसने मतलब जो टॉपर्स हैं ना बिल्कुल उनमें से उसमें उसने भी अपनी जगह बनाई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब पहले तो वो ग्रुप पे परफॉर्म करती थी, धीरे धीरे वो इतनी परफेक्ट होने लगी, एक्सपर्ट होने लगी कि वो अकेले ही परफॉर्मेंसेस करने लगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और जब उसका 3 साल का कोर्स ख़त्म होने वाला था तब तक उसने मतलब बहुत सारे टॉप अवार्ड जो हैं वो उनको कैप्चर कर चुकी थी, वो उन अवार्ड्स को गेन कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये सब उसने इतना कुछ अर्न किया था, मतलब इतनी वो फेमस हो गई थी, लेकिन फिर भी उसमें कोई हीरोइक अचीवमेंट, एक वो सेंस ऑफ आती है ना कि हमने तो बड़ा कर लिया, एक वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर हो जाती है, वैसा उसमें कुछ भी नहीं था। शी वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। ये लाइंस को समझने की कोशिश करना। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, यू आर फोकस्ड एंड यू आर वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल, यू विल डेफिनेटली गेट देयर। अगर आप फोकस्ड हो, आपको पता है आपको क्या अचीव करना है लाइफ में बेटा, और आप उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव करोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो टॉप पोजीशन पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ some thousand इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। अब देखो, और वर्ल्ड की मोस्ट मतलब फेमस डिमांडिंग मल्टी परक्यूशनिस्ट, मतलब बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाली उसकी मास्टरी थी। सिर्फ वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती थी, बहुत सारे बजा लेती थी, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और उसका जो स्केड्यूल रहता था ना बेटा इंटरनेशनल का, आज वो एक कंट्री में है, उसके शो हो रहे हैं, दूसरी में हो रहे हैं, तो उसका हैक्टिक स्केड्यूल था। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और ये कितना फैसिनेटिंग था, इंट्रीगिंग होता है, बहुत ही आकर्षित, कितना मज़ेदार, कितना उत्सुकता से भरा हुआ था। इवलिन को एफर्टलेसली बहुत आराम से परफॉर्मेंस करते हुए देखना, जबकि वो सुन नहीं पाती थी। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि हमारी 2 hours की डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। अब शी लाफ्ट, इवलिन हंसते हुए क्या बोलती है, कहती है कि जिन लोगों की बहुत बुशी बियर्ड मतलब बहुत ज़्यादा बियर्ड होती है ना, तो वो कहती है मुझे ट्रबल होता है। क्यों ट्रबल होता है बेटा? क्योंकि देखो वो सुन नहीं पाती है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस देख के उनके लिप्स को देख के वो समझती थी। तो जिन्होंने बहुत दाढ़ी रखी होती थी ना, तो वो कहती है कि उनके साथ मुझे थोड़ा सा ट्रबल होता है ना, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। सो वो ऑथर को बता रही है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। कहती है कि सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ लिप्स पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं ना, बट ये पूरे होल फेस की बात है, पूरे सारे फेस की बात है, स्पेशली आइज़। वो आइज़ देख के बंदे का क्या वो बात कर रहे हैं, किस हिसाब से बात करें, ये सब वो आइडिया लगाती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट।
वो बिल्कुल फ्लॉलेस बोलती थी और उसका जो एक्सेंट था वो क्या था, स्कॉटिश था। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शी सेज़। वो क्या बोलती कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल तक मैं सुन पाती थी, इसलिए मुझे मेरी जो मैं बोलती हूँ वो क्लियर है। उसने ये बताया, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। लेकिन जो ऑथर है वो बोल रही हैं, लेकिन ये इस बात से ये नहीं मतलब एक्सप्लेन हम कर सकते कि ठीक है जो स्कॉटिश है या इंग्लिश तो उन्होंने सुनी होगी तो वो बोल लेती थी, लेकिन हाँ इस बात पे हैरानी है कि उन्होंने कैसे मैनेज किया, क्योंकि वो फ्रेंच भी बोलती थी और बेसिक जापनीज़ भी अच्छे से बोल लेती थी, राइट। सो एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो वो क्या बोलती हैं कि अगर म्यूज़िक की बात करें ना तो ये मेरे हर एक बॉडी पार्ट में छलकता है, ये मतलब म्यूज़िक मेरे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मतलब बोलती कि मेरी स्किन में ना एक जैसे सेंसेशन होती है ना, जैसे कोई चीज़ चुभती है ना, प्रिक करती है, वो वैसी वाली मेरे को ना सेंसेशन फील होती है जब मैं म्यूज़िक को फील करती हूँ। माई चीक बोन्स, ये गालों की जो हड्डियाँ होती हैं ना, गालों का एरिया, एंड इवन इन माई हेयर, इवन बालों में भी, मतलब वो बॉडी के हर एक पार्ट से म्यूज़िक को सेंस कर सकती थी, फील कर सकती थी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी ना तो वो जो स्टिक होती है ना, तो कहती है कि उसकी साउंड ना उसकी फिंगर टिप्स पे, उंगलियों के टिप्स पे वो फील करती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। कहती है कि जब मतलब वो ड्रम्स के अगेंस्ट, जैसे ड्रम्स बजाती है तो उनके अगेंस्ट जब वो लीन मतलब थोड़ा सा उनके अगेंस्ट झुकी होती है तो वो जो साउंड्स है ना, जो साउंड्स हैं उनकी जो एकोज होती है, उनकी गूंज जो होती है, बोलती है वो मेरी बॉडी से मैं फील कर सकती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स। वो जब परफॉर्म करती थी ना तो उनका वही होता था कि जो फ्लोर है वो वुडन हो और वो नंगे पाँव वहाँ पे परफॉर्मेंस करती थी ताकि वो वाइब्रेशंस को अपने पैरों से भी फील कर सकें। ओके। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। और ये कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं थी कि वो अपने ऑडियंस को हमेशा ही डिलाइट रखती थी, हैप्पी रखती थी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती थी कि उनके ऑडियंस हमेशा खुश रहते थे। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में उनको रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी थी, उसका जो प्रेस्टिजियस बहुत ही रिप्यूटेड अवार्ड उनको मिला। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। अब ये लाइन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, अभी किसने बोली हैं, जिन्होंने उनके इस टैलेंट को समझा था, जेम्स ब्लेड्स ने। और उन्होंने बोला कि चाहे भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता ले ली है लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी दी है कि हम लोग जो सुनते हैं ना वो फील करती है और हमसे लाख गुना ज़्यादा वो फील करती है। और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती है। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। आई जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। इवलिन ने खुद कन्फेस किया है कि वो ना वर्काहॉलिक होती हैं, जिनको ना मतलब वो इंसान ऐसे होते हैं कि उनको हर वक्त काम करना है, वो काम किए बिना नहीं रह सकते। उसको तो कहते हैं मुझे बस हर जगह काम करना है। और उनको मतलब क्लासिकल जो म्यूजिशियन है ना उनसे भी ऑफन हार्डर, उनको मतलब उनकी जो लाइफ का स्केड्यूल है बहुत हार्डर है। एंड शी लव्स दैट बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। कहते हैं कि ठीक है लाइफ हार्डर है ना, मेहनत बहुत है, लेकिन रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा हैं रिवॉर्ड्स जो हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ऐसा ही नहीं है कि वो नेम फेम मनी के लिए सब करती हैं। उनके जो रेगुलर कॉन्सर्ट होते हैं ना उनके अलावा वो क्या करती हैं, प्रिजन्स में, जेल में और हॉस्पिटल्स में वो फ्री कॉन्सर्ट करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और उनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा किन चीज़ों पर है, जो यंग म्यूजिशियन है उनको क्लासेस देना। एंड रिचलिन ऑफ द
Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is now here that they cannot go. अब एंड रिचलन हैं जो कोई मतलब कि कोई NGO चलाते हैं डेफ़ चिल्ड्रन के लिए, तो कहते हैं कि वो उनके लिए एक बहुत मेजर इंस्पिरेशन है जो बहरे बच्चे हैं ना. दे सी दैट देयर इज़ नाउ हेयर दे दैट दे कैन नॉट गो, मतलब वो देखते हैं कि जो इवलिन है आज वो जिस मकाम पे है ना, उनको लगता है कि वो वहाँ नहीं जा सकते थे, उनको लगता था, लेकिन अगर इवलिन वहाँ पे है तो उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी वो चीज़ कर सकते हैं. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie ने जो चीज़ें मतलब जितना नेम फेम और जो कुछ अभी तक उन्होंने अचीव किया है, ज़्यादातर लोग जब उनकी एज से दुगने होते हैं ना तब वो चीज़ें अचीव करते हैं. उन्होंने इतनी यंग एज में ये सब कुछ अचीव कर लिया है. शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. अब ये जो तबला वगैरह था, ड्रम्स वगैरह थे, ये ऑर्केस्ट्रा में ये चीज़ें ना पीछे डिस्प्ले होती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को फ्रंट में लाया, क्योंकि वो जब वो इन चीज़ों को बजाती हैं तब वो फ्रंट में रहती हैं और वो हाईलाइटेड होती हैं. ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जिनको कोई भी फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए वो इंस्पिरेशन है. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू आई कैन. लोग जो उनको देखते हैं, उनकी स्टोरीज़ देखते हैं, तो वो बोलते हैं अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने पता नहीं कितने मिलियंस लोगों को बहुत खुशी भी दी है. तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, और यहाँ पे हमने देखा कैसे इवलिन ग्लेनी इतनी छोटी सी एज में उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता खो दी, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया. हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, अरे ये ऐसा है, हम किस्मत को रोते हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे. लेकिन देखो इस छोटी सी बच्ची ने कितना स्ट्रगल किया, और वो सुन नहीं सकती है, स्टिल वो कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाती हैं. तो बेटा कभी भी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, देखो प्रॉब्लम्स जो है ना वो बड़ी या छोटी होती हैं, लेकिन उनको डील करने का तरीका हमें पता है. अगर हमें उनको अच्छे से टैकल करना आ गया ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम ईज़िली टैकल कर सकते हैं. और अगर हम ऐसे पैनिक हो जाएंगे तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हमारे लिए जी का जंजाल बन सकती है. सो वी हैव डन विद द पार्ट 1, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल see the part 2, and that's it. Happy learning, and I'll see you in the part 2.